Hello guys, welcome back with another video of CRPC. In the last video, we have discussed the introduction and overview of CRPC, but in this video, we are going to discuss the chapter 1, chapter 2, chapter 3 with section wise. तो ये guys शुरू करते हैं. The Code of Criminal Procedure 1973, this is Act number 2 of 1974. There are total 37 chapters in CRPC and 484 section. In the first schedule, which is given in the last of the Bare Act, classification of offence is given in first schedule, and in the second schedule, forms are given. There are total 56 forms in CRPC. Guys, CRPC came in force on 1st April 1974 and Parliament received its assent of President on 25th January 1974. Chapter 1 Preliminary, जो कि सेक्शन 1 से 5 तक है. सेक्शन 1 बात करता है शो टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट के बारे में. CRPC एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया. CRPC पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है और जो CRPC के चैप्टर 8, 10 और 11 की जो प्रोविजंस है वो स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज एक्सेप्ट इन द केसेस where the state government by notification applies such provision to them. 8, 10 और 11 जो चैप्टर हैं उसके प्रोविजंस स्टेट ऑफ नागालैंड पे अप्लाई नहीं होंगे और ट्राइबल एरियाज पे अप्लाई नहीं होते हैं. इन द स्टेट ऑफ नागालैंड वर्सेस रतन सिंह, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स द रीजन फॉर नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ some of the provisions of CRPC. CRPC falls under the concurrent list. Guys, this is very important thing. Guys, इस CRPC को बनाने का पर्पस मेरा ये है, जो स्टूडेंट्स कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट सेक्शंस में इन वीडियोस में कवर अप करूंगा. CRPC falls under the concurrent list. Thus, both Parliament and state legislature can amend its provision. CRPC concurrent list में आती है, इसीलिए पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट और जो स्टेट की विधानसभा है वो दोनों इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं. इन द फर्स्ट शेड्यूल CRPC क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस एंड इन द सेकंड शेड्यूल फॉर्म्स आर गिवन. गाइज, सेक्शन 2 जो है CRPC का वो डेफिनेशंस डिस्कस करता है. 2A में दिया गया है बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस. गाइज, डेफिनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको ये एक चीज क्लियर कर देता हूँ. ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में डेफिनेशंस दी गई हैं. जैसे 2A में बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, बेलेबल और नॉन बेलेबल को 2A में रखा गया है. 2B में चार्ज, B, C, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है ये. तो 2A में है बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस. बेलेबल ऑफेंस मींस ऐसे कोई ऑफेंस जो CRPC के फर्स्ट शेड्यूल में एज बेलेबल शो किए गए हैं वो बेलेबल ऑफेंस होंगे, और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, या फिर किसी और एक्ट में कोई ऑफेंस बेलेबल दिखाया गया है तो वो बेलेबल कंसीडर किया जाएगा. CRPC के फर्स्ट शेड्यूल में तो दिए गए हैं बेलेबल ऑफेंस, एज वेल एज बाय एनी अदर लॉ. नॉन बेलेबल मीन्स एनी अदर ऑफेंस विच इज अपार्ट फ्रॉम बेलेबल वन. जो ऑफेंस बेलेबल नहीं है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस माने जाएंगे. सेक्शन 2B में चार्ज दिया गया है. चार्ज क्या होता है गाइज, इसका एक छोटा सा आपको डेफिनेशन बता देता हूँ. फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ कोर्ट दैट ऑल फॉर्मेलिटीज टू डिक्लेयर एक्ट एज ऑफेंस इज कंप्लीटेड. 2B में चार्ज दिया गया है और इसी एक्ट में सेक्शन 211 में भी चार्ज दिया गया है. इट कैन हैव मोर देन वन हेड. चार्ज जो है, मान लो कोई ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, कोई चोरी करके आया है तो उस पर चोरी का सेक्शन इम्पोज हो गया, सेक्शन 379, ठीक है, और साथ में उसने किसी के साथ मारपीट भी कर दी, ठीक है, तो 323 भी एप्लीकेबल हो गया. IPC का 323, सेक्शन 379 चोरी का, तो ये दोनों एप्लीकेबल. मतलब ये जो किसी ने ऑफेंस कमिट किया है वो जब एक्यूज्ड पे कोर्ट चार्ज लगाती है, ठीक है, तो ये चार्ज का मीनिंग होता है. 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंस दिया गया है. पुलिस ऑफिसर may arrest an accused without warrant and can investigate without seeking permission from magistrate under this offence non-bailable and serious in nature. आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, 2C cognizable offence, ठीक है. cognizable offence गाइज सीरियस इन नेचर, जैसे मर्डर का सेक्शन जो है सीरियस इन नेचर है. 376 रेप का जो सेक्शन है वो सीरियस इन नेचर है, ठीक है. तो ये ऑफेंस
ऐसे ऑफेंस जो नॉन बेलेबल है, सीरियस इन नेचर है, उसमें पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है एक्यूज्ड को और मजिस्ट्रेट के बिना परमिशन लिए इन्वेस्टिगेट कर सकती है पर्टिकुलर मैटर में। ठीक है। सेक्शन 2D बात करता है कंप्लेंट की। कंप्लेंट मीन्स एन एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू मजिस्ट्रेट। कंप्लेंट हमेशा मजिस्ट्रेट को की जाती है, ये ओरली भी हो सकती है और राइटिंग में भी हो सकती है। किसके खिलाफ? दैट सम नोन और अननोन पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस बट इट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट। कंप्लेंट में कभी भी पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होती है। इट कैन बी मेड फॉर बोथ कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कंप्लेंट जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए भी दी जा सकती है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए भी दी जा सकती है। सेक्शन 2E हाई कोर्ट की बात करता है। 2F इंडिया। 2G बात करता है इंक्वायरी के बारे में। मीन्स एवरी इंक्वायरी विच इज कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट अदर देन ट्रायल। ट्रायल के अलावा जो भी मजिस्ट्रेट प्रोसीडिंग करता है वो इंक्वायरी कहलाती है। इंक्वायरी इज कंडक्टेड प्रायर टू फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। ठीक है। चार्जेस का सेक्शन कौन सा था? सेक्शन 2B। ठीक है। सो इंक्वायरी जो है वो हमेशा चार्ज फ्रेम करने से पहले ही की जाती है। सेक्शन 2H बात करता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन कौन करता है गाइस? पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन। इन्वेस्टिगेशन कभी भी मजिस्ट्रेट नहीं करता। ठीक है। या तो पुलिस ऑफिसर करता है या फिर मजिस्ट्रेट ने किसी को ऑथराइज किया हुआ है वो करेगा विद एन ऑब्जेक्ट टू कलेक्ट द एविडेंस। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन किस लिए की जाती है? सबूतों को इकट्ठा करने के लिए। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट और FIR। इन्वेस्टिगेशन कब की जाएगी? कोई कंप्लेंट कोर्ट में दर्ज करवाता है तब, या फिर FIR होती है थाने में तब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। सेक्शन 2I बात करता है जुडिशियल प्रोसीडिंग की। जुडिशियल प्रोसीडिंग मीन्स एनी प्रोसीडिंग इन कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। इट ऑल्सो इंक्लूड्स इंक्वायरी एंड ट्रायल। कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग्स है, कोर्ट अगर कोई एविडेंस ले रहा है तो वो ओथ पे ली जाती है। जैसे वो गवाह से ये कहलवाया जाता है कि गीता पे हाथ रख के आप बोलो कि जो कुछ भी मैं कहूँगा वो सच कहूँगा। तो ये क्या है? जुडिशियल प्रोसीडिंग है। तो इट ऑल्सो इंक्लूड्स इंक्वायरी और ट्रायल। इंक्वायरी और ट्रायल कौन करता है? मजिस्ट्रेट करता है। इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? सिर्फ पुलिस ऑफिसर करता है। ठीक है। या फिर मजिस्ट्रेट ने किसी को ऑथराइज किया हुआ है कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए पर्टिकुलर मैटर में। नेक्स्ट 2J बात करता है लोकल जुरिस्डिक्शन। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, J रेफर एज जुरिस्डिक्शन। ठीक है। लोकल जुरिस्डिक्शन इज गिवन इन सेक्शन 2J। ठीक है। अब इसका रिवाइज कर लेते हैं। 2A में बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस, 2B में चार्ज, 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंस, 2D में कंप्लेंट, 2E में हाई कोर्ट, 2F में इंडिया, 2G में इंक्वायरी, 2H में इन्वेस्टिगेशन, 2I में जुडिशियल प्रोसीडिंग, 2J में लोकल जुरिस्डिक्शन। 2K बात करता है मेट्रोपॉलिटन एरियाज। मेट्रोपॉलिटन एरियाज मीन्स दैट एरिया which is declared or deemed to be declared under section 8 of this code। मेट्रोपॉलिटन एरिया गाइज वो होता है जहां की पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा है, उसे स्टेट गवर्नमेंट मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर देती है। 2L बात करता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस किस में दिया हुआ था? 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंस दिया हुआ था और 2L में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस दिया था। तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं, 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंस, 2L में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं गाइज? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आर सच ऑफेंस इन विच पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। अंडर दिस ऑफेंस इज बेलेबल एंड सिंपल इन नेचर। ऐसा कोई ऑफेंस जो सिंपल है नेचर में या फिर जो बेलेबल है इंडियन पेनल कोड में, वो ऑफेंस या फिर CRPC में वो ऑफेंस बेलेबल बताया गया है तो वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कंसीडर किया जाएगा। इसमें पुलिस ऑफिसर के पास विदाउट वारंट वो अरेस्ट नहीं कर सकते। 2M में नोटिफिकेशन दिया गया है, 2N में ऑफेंस दिया गया है। 2N में ऑफेंस आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, ऑफेंस नो ऑफेंस शुड बी कमिटेड बाय एनीवन। ठीक है। ठीक है। ऑफेंस मीन्स नो, ये नहीं करना आप, ये अपराध है। 2O ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। 2P प्लेस विच इंक्लूड्स हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल और वेसल। 2Q में प्लीडर दिया गया है। 2R में पुलिस रिपोर्ट, R रेफर एज रिपोर्ट, S रेफर एज स्टेशन।
तो 2R में पुलिस रिपोर्ट, 2S में पुलिस स्टेशन। पुलिस रिपोर्ट, सच रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर टू मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 173 क्लोज 2 ऑफ दिस कोड। 2T में दिया हुआ है प्रेस्क्राइब्ड। 2U में पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर को आप इस तरीके से याद कर सकते हो 2U, ठीक है, 2U। पब्लिक प्रोसिक्यूटर में भी 2 U है, U और U, ठीक है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर में 2 U है और 2 U में पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिया हुआ है। इंक्लूड्स एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24 ऑफ दिस कोड। PP दिया हुआ है सेक्शन 24 में, APP दिया हुआ है सेक्शन 25 में। 2V बात करता है सब डिवीजन की, डिवीजन V, ठीक है, 2V सब डिवीजन। 2W में दिया हुआ है सम्मन केस। सम्मन केस कौन से होते हैं गाइज? मीन्स अ केस विच इज नॉट वारंट और केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर। सम्मन केस मतलब ऐसा कोई ऑफेंस जो वारंट केस नहीं है, ठीक है, या फिर जिनकी पनिशमेंट 2 साल से कम है, वो सम्मन केस कहलाए जाएंगे। 2WA में ये गाइज अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ था। 2WA में विक्टिम दिया हुआ है, includes a person who has suffered a loss injury caused by person of the act omission for which the accused person has been charged. It also include his or her guardian or लीगल हेयर। विक्टिम कौन है? जिसके साथ कुछ गलत हुआ है, जिसको लॉस हुआ है, जो इंजर्ड है, एग्रीव्ड पार्टी जो है, एक्यूज ने जिसके साथ ऑफेंस कमिट किया है, वो विक्टिम है, ठीक है। विक्टिम में और कौन इंक्लूड होता है? विक्टिम के गार्जियन भी इसमें इंक्लूड होते हैं और लीगल हेयर भी विक्टिम के अंदर इंक्लूड होते हैं। 2X में वारंट केस दिया हुआ है। अब गाइस देखो, 2W में सम्मन केस है और 2X में वारंट केस है। वारंट केस कौन से होते हैं गाइस? मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डील्ट लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर्स। वारंट केस मतलब 2 साल से ज़्यादा जिसमें सजा है कोई भी ऑफेंस में, डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, वो वारंट केस कंसीडर किए जाएंगे। और 2Y में वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन दिए गए हैं, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। 2K में मेट्रोपॉलिटन एरिया, 2L में नॉन कॉग्निजेबल, ठीक है, और 2C में था कॉग्निजेबल। 2M में नोटिफिकेशन, MN इस तरीके से याद कर सकते हो। 2M में नोटिफिकेशन। 2N में ऑफेंस, नो ऑफेंस, ठीक है, NO, नो ऑफेंस, ठीक है। 2N में ऑफेंस। ये देखो गाइज, अल्फाबेटिकली चल रहा है, ये MNOP इस तरीके से ये अल्फाबेटिकली डेफिनेशंस दी गई हैं। 2O में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। 2P में P प्लेस। 2Q में प्लीडर। 2R में पुलिस रिपोर्ट। 2S में पुलिस स्टेशन, R रिपोर्ट, S पुलिस स्टेशन, S स्टेशन। 2T में प्रिस्क्राइब्ड। 2U में पब्लिक प्रोसिक्यूटर। 2U है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर में भी 2U है, ठीक है। 2V में सब डिवीजन, डिवीजन V, सब डिवीजन 2V में। 2W में सम्मन केस और 2X में वारंट केस। और WA में क्या है? विक्टिम, जो अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। 2Y में वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन दिया गया है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं गाइस चैप्टर 2 के बारे में, जिसमें दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट एंड ऑफिसेज, जो कि सेक्शन 6 से 25A तक है। सेक्शन 6 में दिया गया है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। कोर्ट ऑफ सेशन होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होगा, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। सेक्शन 8 बात करता है मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में। अब गाइज, मेट्रोपॉलिटन की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी गई थी? 2K में मेट्रोपॉलिटन एरिया दिया गया था। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया में मीन्स स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर एनी एरिया to be metropolitan area for the purpose of CRPC whose population exceeds 1 million means 10 lakh, ठीक है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग 4 मेट्रोपॉलिटन एरिया है, बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा एंड अहमदाबाद। नेक्स्ट सेक्शन 9 कोर्ट ऑफ सेशन। स्टेट गवर्नमेंट हर डिवीजन में एक कोर्ट ऑफ सेशन एस्टेब्लिश करेगी। अ सेशन जज शैल बी अपॉइंटेड इन एवरी कोर्ट ऑफ सेशन बाय हाई कोर्ट। हाई कोर्ट हर कोर्ट ऑफ सेशन के लिए एक सेशन जज अपॉइंट करेगी। हाई कोर्ट में ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जज। एडिशनल सेशन जज को भी अपॉइंट किया जा सकता है और असिस्टेंट सेशन जज को भी, टू एक्सरसाइज jurisdiction of court of session. Wherever urgent matter is there, then High Court can give matter to the following: additional session judge, assistant session judge और chief judicial magistrate, जिसको CJM भी कहा जाता है। The general rule is that session court shall sit at
notified place but wherever court of session is satisfied. Convenience to party or convenience to witness. Now, Section 10, subordination of assistant session judge. Assistant session judge is appointed by High Court of the concerned state. Section 13, special judicial magistrate के बारे में है. High Court upon the request of central or state government, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे हाई कोर्ट किसी भी पर्सन को हु होल्ड्स और हैज हेल्ड एनी पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑल द पावर्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सच मजिस्ट्रेट विल बी नोन एज स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट. किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया जा सकता है. स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल बी अपॉइंटेड फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 year एट अ टाइम as may be directed by the High Court. Next, Section 14, local jurisdiction of judicial magistrate. Judicial magistrate का जो local jurisdiction होगा वो CGM के according decide किया जाएगा subject to the court of High Court control. Section 15 बात करता है subordination of judicial magistrate. CGM में makes rule or give special orders from time to time consistent with CRPC as to distribution of work among the subordinate courts. CGM के जो भी subordinate court होंगे जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट, JM1, JM2, ठीक है, वो उनको अपना जो वर्क है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है. कोर्ट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिया गया है सेक्शन 16 में. द नंबर ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट इज डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. नेक्स्ट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेक्शन 24 में दिया गया है. अ पर्सन इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ PP ओनली इफ he has been practiced as an advocate for not less than. PP अपॉइंट करने के लिए उस पर्सन के पास कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट. अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ओनली इफ ही हैज बीन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट नॉट लेस देन 10 year. कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टू अपॉइंट एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर. स्टेट गवर्नमेंट इज ऑथराइज्ड टू अपॉइंट PPO फॉर डिस्ट्रिक्ट. सेक्शन 25 बात करता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो हम लोकल भाषा में कहते हैं APP. गाइज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैन अपॉइंट अ पुलिस ऑफिसर एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर को भी APP अपॉइंट कर सकता है. ठीक है, PP और APP गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक, नाउ एक्सेप्शन टू दिस सेक्शन, इस सेक्शन के कुछ एक्सेप्शन भी है. पुलिस ऑफिसर को जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एज APP अपॉइंट करेगा, ऐसा ऑफिसर जिसने उस पर्टिकुलर मैटर में इन्वेस्टिगेशन किया है उसको अपॉइंट नहीं कर सकता, और बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर उसको अपॉइंट एज APP नहीं किया जा सकता किसी पुलिस ऑफिसर को. नेक्स्ट, सेक्शन 25A, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन. DPP को अपॉइंट किया जाएगा इस प्रोविजन के अंडर में and shall function under the administrative control head of Home Department of State. For this post, one shall be 10-year experience as an advocate and concurrence of Chief Justice of High Court. This section is inserted in CRPC by Amendment Act of 2005. Now, Chapter 3, जो कि कोर्ट्स की पावर की बात करता है, सेक्शन 26 से 35 तक है. सेक्शन 26 बात करता है कोर्ट्स by which offences are tribal. Wherever matter pertains to IPC, then following court shall do trial: High Court, Court of Session, any other court mentioned in first schedule. Next, any offence under any other law shall, when court is mentioned in such law, be tried by such court, and when no court is mentioned, may be tried by High Court or any other court by which such offence is triable under फर्स्ट शेड्यूल. wherever matter pertains to rape as far as फीमेल जज. ये क्या बात करता है गाइस कि कौन सी कोर्ट ट्रायल करेगी कोई पर्टिकुलर ऑफेंस में. अगर IPC के कोई सेक्शन इम्पोज किए गए हैं तो हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन और एनी अदर कोर्ट मेंशन इन फर्स्ट शेड्यूल के द्वारा ट्रायल किया जा सकता है. एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ, ऐसा कोई ऑफेंस जो किसी और एक्ट के अकॉर्डिंग है. व्हेन कोर्ट इज मेंशन इन सच लॉ, अगर उसमें कोर्ट मेंशन है तो उसी कोर्ट के द्वारा ट्राई किया जाएगा. अगर कोर्ट मेंशन नहीं है तो मे बी ट्राइड बाय हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज ट्राइबल अंडर फर्स्ट शेड्यूल ऑफ CRPC. नाउ गाइज, सेक्शन 27 बात करता है जुरिस्डिक्शन इन केस ऑफ जुवेनाइल. एनी ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ LI कमिटेड बाय एनी पर्सन अंडर द एज ऑफ 16 year. ऐसा कोई ऑफेंस जो डेथ
या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट जिसकी पनिशमेंट नहीं हो, कमिटेड बाय एनी पर्सन अंडर द एज ऑफ 16 ईयर, और वो पर्सन 16 साल से कम की एज का है, व्हेन ब्रॉट बिफोर द कोर्ट मे बी ट्राइड बाय CJM, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो उसका ट्रायल CJM के द्वारा किया जाएगा, या फिर बाय एनी कोर्ट स्पेशली एम्पावर्ड अंडर द चिल्ड्रन एक्ट 1960, या फिर चिल्ड्रन एक्ट में जो कोर्ट मेंशन किया गया है पर्टिकुलर ऑफेंस ट्रायल करने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। वेयर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट JJ shall apply because it is a special law। सेक्शन 28 बात करता है सेंटेंस बाय हाई कोर्ट और सेशन जज। हाई कोर्ट कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है जो कि ऑथराइज्ड बाय लॉ हो। सेशन जज और एडिशनल सेशन जज में पास एनी सेंटेंस, सेशन जज और EDJ कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं, बट अगर डेथ सेंटेंस की बात की जाएगी तो हाई कोर्ट से पहले कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, और असिस्टेंट सेशन जज में पास सेंटेंस अप टू 10 ईयर। ठीक है गाइज, तो कोर्ट ऑफ सेशन कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ की बात की जाए तो उसे हाई कोर्ट से पहले कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। नाउ सेक्शन 29 सेंटेंस विच मजिस्ट्रेट में पास। CJM के पास पावर है 7 साल तक की सजा करने के लिए, और कितना भी फाइन इम्पोज किया जा सकता है, और या फिर बोथ। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में पास सेंटेंस अप टू 3 ईयर। JM फर्स्ट जो है वो 3 साल तक की सजा दे सकते हैं, और फाइन 10,000 तक, या फिर दोनों। राजस्थान में ये फाइन की जो अमाउंट है वो 50,000 है, ये एक अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास JM2 जो है वो 1 साल तक की सजा दे सकते हैं, या फिर 5,000 तक का फाइन, या फिर दोनों। जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की पावर सेम होती है गाइज। मेट्रोपॉलिटन एरियाज में MM होते हैं, और नॉन मेट्रोपॉलिटन एरियाज में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ऐसे ही CJM की जो पावर है वो सेम होती है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सिनेरियो में भी। CJM इज इक्वल टू CMM। नाउ गाइज सेक्शन 30 सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। इसमें क्या है गाइज, अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन magistrate shall not exceed 1/4 of the term of imprisonment which magistrate is competent to inflict as punishment for the offence otherwise than imprisonment in default of payment of fine. The imprisonment awarded in default of payment of fine may be in addition to substantive sentence awarded by magistrate for the offence। ठीक है, इसमें क्या है गाइज, जैसे मजिस्ट्रेट अगर एक्यूज्ड फाइन की पेमेंट नहीं कर पाता है तो मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो 1/4 टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब एक एग्जांपल के थ्रू समझिए, JM फर्स्ट पनिशमेंट दे सकता है मैक्सिमम 3 ईयर। ठीक है, तो वो अपनी पावर का 1/4 टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट एक्सीड कर सकता है। शैल नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द टर्म इम्प्रिजनमेंट विच में, मतलब 1/4 से ज्यादा नहीं दे सकता। JM फर्स्ट पनिशमेंट दे सकता है 3 ईयर मैक्सिमम। ठीक है, तो उसका 1/4 कितना हुआ, 9 मंथ। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, 377 या IPC का सेक्शन है, इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, तो इसका 1/4 होगा 20 डिवाइड बाई 4, 5 ईयर। ठीक है, तो अब JM फर्स्ट कितनी पनिशमेंट दे सकता है मैक्सिमम, 9 मंथ, क्योंकि 3 ईयर उसका पावर है। ठीक है, JM फर्स्ट पनिशमेंट दे सकता है मैक्सिमम 3 ईयर, तो इसकी जो पनिशमेंट देने की पावर है 1/4 वो 9 मंथ हुई। ठीक है, तो यहाँ कौन सा एक्ट प्रिवेल करेगा, IPC या CRPC? CRPC यहाँ प्रिवेल करेगा, जहाँ पनिशमेंट कम होगी एक्यूज्ड को ये बेनिफिट दिया जाएगा। अब लाइक 379 थेफ्ट का सेक्शन है, पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट दिया हुआ है 379 में। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट है 3 ईयर, तो इसका 1/4 की क्या हुआ, 9 मंथ। ठीक है, ऐसे JM फर्स्ट कितना दे सकता है मैक्सिमम, CRPC के अकॉर्डिंग 9 मंथ दे सकता है, तो इसमें कोई भी एक्ट अप्लाई हो सकता है। ठीक है, अब सेक्शन 500 IPC का, इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट दे रखी है 2 ईयर, तो इसका 1/4 कितना हुआ, 6 मंथ। ठीक है, आप इसको मंथ में कन्वर्ट करके देख लीजिए, 6 मंथ होगा। ठीक है, तो और JM फर्स्ट 9 मंथ दे सकता है, तो इसमें मिनिमम पनिशमेंट किस में है, IPC में, तो कौन सा एक्ट प्रिवेल करेगा, IPC। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 31 sentence in cases of conviction of several offences at one trial. When a person is convicted at a trial of 2 or more offences, the court may subject to section 71 IPC sentence him for such offences, and such punishment may run either concurrently or consecutively. In case of consecutive sentence, the person shall not be sentenced to imprisonment for a period
longer than 14 years, and also the aggregate punishment shall not exceed twice the amount of punishment which the court is competent to inflict for a single offense। ये इसका क्या मतलब है गाइज, किसी पर्सन को कन्विक्ट कर दिया मान लो 2 या 2 से ज़्यादा ऑफेंस के लिए, ठीक है, जैसे अभी लास्ट एग्जांपल में 377, 379, ठीक है, 500 सेक्शन, मान लो ये ऑफेंस कमिट किए हुए हैं किसी पर्सन ने, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, जो पनिशमेंट मिलेगी वो या तो कंकरेंटली साथ साथ चलेगी सभी की, क्योंकि सभी में अलग अलग सेक्शन है तो अलग अलग पनिशमेंट मिलेगी उस सेक्शन के अकॉर्डिंग। किसी में पनिशमेंट LI है, किसी में 3 ईयर है, ठीक है, किसी में 2 ईयर है, तो वो अलग अलग पनिशमेंट चलेगी या एक साथ चलेगी, वो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग पनिशमेंट जो है अवॉर्ड की जाती है। इन केस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस द पर्सन शैल नॉट बी सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन 14 ईयर्स। अगर सभी ऑफेंस की पनिशमेंट साथ चलेगी तो मैक्सिमम आप कितनी पनिशमेंट दे सकते हो, 14 ईयर्स की। एंड ऑल्सो द एग्रीगेट पनिशमेंट शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट विच द कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट फॉर अ सिंगल ऑफेंस। और जो एग्रीगेट पनिशमेंट है, जो कोर्ट पनिशमेंट अवॉर्ड कर रहा है एक्यूज्ड को, वो कोर्ट जितनी मैक्सिमम पनिशमेंट दे सकता है, मान लीजिए JM फर्स्ट 3 साल, CGM 7 साल तक की पनिशमेंट दे सकता है, ठीक है, तो वो अपनी ट्वाइस अमाउंट ऑफ पनिशमेंट मैक्सिमम दे सकता है फॉर अ पर्टिकुलर ऑफेंस, ठीक है। अब एग्जांपल के थ्रू आप बेटर समझ पाएंगे, जैसे असिस्टेंट सेशन जज जो है वो मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी, अप टू 10 ईयर्स दे सकता है, ठीक है, तो इसका ट्वाइस कितना हुआ, 20 ईयर। मैक्सिमम कितना दे सकता है अगर कॉन्जिक्यूटिवली सेंटेंस अगर चलेगा, उसका एक के बाद एक अगर पनिशमेंट चलेगी किसी एक्यूज्ड की, तो वो मैक्सिमम कितनी है होगी, 14 ईयर, ठीक है। अब CGM का मैक्सिमम पनिशमेंट दे सकता है 7 ईयर, ठीक है, बट इसका ट्वाइस कितना होगा, 14, तो उसका 14 एग्जैक्ट है। JM फर्स्ट का अपनी पावर का ट्वाइस दे सकता है तो 6 मंथ। तो इसमें क्या है कि अगर मान लो किसी जजमेंट में ये लिख दिया कि दैट पनिशमेंट विल रन कॉन्करेंटली, तभी वो कॉन्करेंटली पनिशमेंट मानी जाएगी, मतलब साथ साथ चलेगी, कि आप चोरी का जो पनिशमेंट है वो भी साथ चलेगी, मर्डर का जो पनिशमेंट है वो भी साथ चलेगा, ठीक है। इस तरीके से अगर मान लो किसी जजमेंट में ये अगर किसी जज ने मेंशन नहीं किया है कॉन्करेंटली वर्ड, ठीक है, तो वो कॉन्जिक्यूटिवली ही माना जाएगा। मतलब कॉन्जिक्यूटिवली मतलब एक सेंटेंस की जो पनिशमेंट दी है वो पूरी हुई, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस की पनिशमेंट शुरू हो जाएगी, ठीक है। जैसे पहले थेफ्ट की पनिशमेंट मान लो 3 साल दी है तो वो 3 साल चलेगी, फिर उसके बाद मर्डर की पनिशमेंट मान लो उसमें 7 साल की सजा की है तो वो 7 साल, उसके बाद में 3 साल कंप्लीट होने के बाद में मर्डर की पनिशमेंट चलेगी। तो इस तरीके से अगर जजमेंट में ये कॉन्करेंटली मेंशन किया हुआ है तभी वो कॉन्करेंट पनिशमेंट मानी जाएगी, अदरवाइज वो कॉन्जिक्यूटिव ही पनिशमेंट मानी जाएगी। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है सेक्शन 31 का। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 ऑफ CRPC। इन द अपकमिंग वीडियोस we will discuss more chapters by section wise, so we'll meet in next video. Till then, thank you so much, bye bye।